हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं स्वयं एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, सभी क्लास से जुड़ जाइएगा। मैंने कहा था कि आज अपनी मैराथन क्लास है। वैसे तो हम लोगों ने 10 बजे क्लास के लिए डिसाइड किया था, बट मैम की भी क्लास थी। इससे पहले आपने देखा होगा एग्जामपुर चैनल पर मतलब मैम की क्लास लगी हुई थी। सो मैम की भी मैराथन क्लास थी, तो अपनी भी मैराथन क्लास है। तो इसलिए हम लोगों ने टाइम थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, क्लासेस के लिए। बाकी संडे में मजे आ रहे हैं। हाँ, सर्दी कैसी है? सर्दी के भी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? आराम से एक बार रुकिएगा, आप सभी के कमेंट्स जरा देख लूं मैं, अपने हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के भी देख लूं कि क्या हाल चाल है भाई उनके। सभी आए हैं कि नहीं आए हैं? बाद में फिर बोलना होता है ना। चलिए तो ओके देव, ठीक है, जानवी जी, आप तो काफी नए नए स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं भाई, क्या बात है। संडे का डिसाइड होता है कि संडे को क्लास करनी है? हाँ, अनिल, नीलम, सुजाता, ओके, बबली, चलिए आइए, बबली तो सुंदरी, ओके। तो भाई करते हैं क्लास को शुरू। श्रवण क्लास में आना छोड़ दिया है आजकल आपने। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम लोग करने वाले हैं अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि है करने वाले हैं, प्लस कुछ अपने करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि अपने करंट से संबंधित कुछ अपने क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे चीजों को, ठीक है। तो क्वेश्चंस डेली क्लास में हम लोग पढ़ ही रहे हैं भाई, अपनी क्लास में आप लोग समय से आया करो। जीके की अगर बात करें तो ये चीजें आपको तब तक याद नहीं होती हैं जब तक आप डेली क्लास में आकर के अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं एग्जाम का जो है वो सीधा सीधा आपका ऐसा रहता है कि भाई अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपके सामने टिकेगा, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन के सामने नहीं टिक पाओगे। क्वेश्चन तो टिका रहेगा लेकिन आप नहीं टिक पाओगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देखते के साथ ही माइंड में टिक करा किसका आंसर ये है, ठीक है, नंबर पक्के हैं, ठीक है। और अगर आपको माइंड में हिट नहीं करा उस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद, फिर तो गए, फिर तो तुक्काबाजी चलेगी। जय माता दी। तो ट्राई किया करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। सुबह में आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है तो टाइम से अपनी क्लास को भी लिया करो। क्लास को भाई शेयर कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ सकें। आपकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से पढ़ोगे ना तो फिर मैं नेक्स्ट संडे भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊंगी, लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो क्लास कैसे लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी शांतनु? पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्लास की पीडीएफ में आप लोगों को यहाँ पर, बल्कि और भी क्लासेस जो हमने की हैं, मेरी रेगुलर क्लासेस हैं, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सभी की सभी। तो सोनम मैम एग्जामपुर नोट्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, अभी 5.3 के स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। तो चैनल को देख करके ज्वाइन कीजिएगा, कोई और चैनल गलती से ज्वाइन मत कीजिएगा, है ना। जो सही हो आपके लिए उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो आप ध्यान से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज ही क्लास की भी। अब जल्दी से आंसर करना शुरू कीजिए कि 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे भाई सम्मानित किया गया। यह कर्नाटक का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है भाई। इस पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो यह कर्नाटक का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। आंसर करके बताना है आपको क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। फटाफट से क्वेश्चन में बताएंगे किसको भाई यह जो पुरस्कार है यह दिया गया है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? पुनीत, बिल्कुल सही। पुनीत की बात करते हैं तो यह बाय प्रोफेशन एक एक्टर है, ठीक है। और इन्हें इनके मरणोपरांत, इस पुरस्कार की बात करते हैं तो यह इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, जो कि कर्नाटक के वर्तमान समय में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत। क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा रहेगा। द नेक्स्ट है कि कल्याण सिंह को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन में बताएंगे भाई क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा।
कल्याण सिंह को किस क्षेत्र में इन्हें मरणोपरांत जो कि है भाई यह है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो 26 जनवरी यानी कि हमारा जो कि रिपब्लिक डे पर जो कि समारोह का आयोजन किया जाता है उस समय हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो भाई इनकी जो कि घोषणा है इनकी जो की शुरुआत है वह 1954 में हुई है और यह 3 प्रकार के होते हैं जिसमें कि हाईएस्ट होता है विभूषण, फिर आता है भूषण और फिर आता है श्री। कौन सा पुरस्कार आता है? फिर आता है श्री। तो कल्याण सिंह की बात करते हैं अभी 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिनमें से एक है कल्याण सिंह और कल्याण सिंह को मरणोपरांत जन संबंधी से रिलेटेड इन्हें दिया गया था यानी कि पब्लिक रिलेशंस के लिए इनको दिया गया था। इसके साथ ही जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, राधे श्याम खेमा को मरणोपरांत दिया गया था और साथ ही प्रभा अत्रे को भी दिया गया था। प्रभा अत्रे। तो ये 4 पर्सन थे जिनको की पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। इनमें से कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत, राधे श्याम खेमा इन तीनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। द नेक्स्ट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन में कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के 13वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में बताएंगे कि भाई क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा फटाफट से। चलिए क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की बात करते हैं तो इसका जो कि समारोह है यह 12 अगस्त से शुरू हुआ था और 30 अगस्त तक इसका जो आयोजन है यह किया गया था। इस फिल्म में जो कि बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया था वह 83 फिल्म को दिया गया था। ये जो 83 फिल्म है यह 1983 में जो कि हमने क्रिकेट के वर्ल्ड कप को जीता था कपिल देव की कप्तानी में, है ना। इस फिल्म के इतिहास को यह दर्शाती है यानी कि पूरी की पूरी जो कि जर्नी है हमारी क्रिकेट टीम का जो संघर्ष है वह पूरा का पूरा इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो जो 83 फिल्म है यह है 1983 के इतिहास पर बनी हुई है और इस फिल्म में कपिल देव की जो कि भूमिका है यह रणवीर सिंह ने निभाई थी। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आंसर करके बताएंगे। द नेक्स्ट क्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई आप क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा अगले क्वेश्चन में। क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, जल्दी से क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि भाई सरस्वती सम्मान प्रति वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, बताएंगे। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई है और यह साहित्य में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। कितनी भाषाओं में यह मिलता है तो यह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि 22 भाषाएं हैं उन सभी में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं 2022 की बात करूं 2022 में भाई यह किसे दिया गया है बताओगे, किस रचना के लिए और किसे दिया गया है। 1961 में अंतर्मुखी बालक ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा नहीं की गई थी, जैन साहू परिवार के द्वारा की गई थी और जैन ट्रस्ट के जो कि ज्ञान ट्रस्ट है उसके द्वारा हर वर्ष वह पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो रामदर्श मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया है और किस रचना के लिए दिया गया है, किस रचना के लिए इन्हें दिया गया है तो इनकी पोएट्री का कलेक्शन है
कि मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं। अपनी इस पोइट्री के कलेक्शन के लिए इनको दिया गया है 2022 में, ठीक है, याद रखना। कुंदन ये उनसे पहले था, और शरद कुमार, शरण कुमार को मिला था ये। शरद कुमार जो कि है, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था इससे पहले, ठीक है, याद रखना। मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए इनको दिया गया है। अभी ये लेटेस्ट है, शायद आपने करंट का याद नहीं किया, तो ये इनको लास्ट टाइम अभी इनको मिला है, ठीक है, याद रखना। और सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहला क्या भूलूं क्या याद रखूं, क्या भूलूं क्या याद रखूं के लिए हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था सबसे पहला सरस्वती सम्मान। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है। अच्छा, फ्लो में गलत हो जाता है, ये फ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल करो, नहीं तो एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो ये फ्लो की आदत ऐसे ही डली रहेगी। करेक्शन करने वाली और सोच विचार करके आंसर करने वाली जो ये आदत है ना, अपनी हैबिट को डेली रूटीन में बनाइए। अगर डेली रूटीन में तुक्काबाजी में अपनी हैबिट बनाओगे ना, तो एग्जाम में भी फिर ऐसा लगेगा चल तुक्का लगा दे, तो वो आदत बन जाती है। तो अपनी उस आदत को सुधारिए, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग की ओर ज्यादा कदम बढ़ा लोगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट, यह एक यहाँ पर ऑनर है, जो कि यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना। जैसे कि हमारे भारत का कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार है हमारे भारत का, भारत रत्न पुरस्कार। तो फ्रांस की बात करते हैं, यहाँ पर दिया जाता है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। आपको बताना है कि भाई यह किसे यहाँ पर दिया गया है। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, भारतीय वैज्ञानिकी जो कि स्वाति पीरामल है, इनको दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा, स्वाति। देन नेक्स्ट है भी हमारा कि वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राजीव महर्षि भारत के किस क्रम के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। आंसर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। 2022 में पद्म भूषण से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, राजीव महर्षि को, और यह क्रम के अनुसार भारत के कौन से नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। साथ ही करंट टाइम में हमारे कैग कौन है, ये भी आपको बताना है, CAG। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या अपने क्वेश्चन का भी आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, फटाफट से क्या हो जाएगा, कौन से नंबर के यह है, आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। 13th नंबर के, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, यह 13th नंबर के हैं, ठीक है, मतलब रहे हैं हमारे कैग। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में कौन है, करंट टाइम में, मैं देखा, कीर्ति आंसर कीजिए। चलिए वर्तमान समय में बिल्कुल सही गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, जो कि पहले यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे हैं। और इनकी बात करते हैं तो यह 13th नंबर की है, सॉरी 14th नंबर की। क्या हो जाएगा, 14th नंबर के हैं यह, याद रखिएगा, ठीक है। और राजीव महर्षि को जो कि लास्ट टाइम 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न पुरस्कार है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण पुरस्कार है, और तीसरे नंबर का पद्म भूषण एंड फोर्थ नंबर का है पद्मश्री पुरस्कार। तो यह थर्ड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जी बिल्कुल रोहित ले सकते हैं, क्यों नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि डैश को वार्षिक अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किस दिन को घोषित किया गया है प्रसन्नता दिवस के रूप में, यह आपको बताना है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। सत्येंद्र एक बार लाइव क्लासेस में जाकर के देख लीजिएगा, तो आपको ही पता चल जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आंसर करेंगे, बिल्कुल सही, 20 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में। साथ ही इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो, जो कि गोरैया चिड़िया को इंग्लिश में कहते हैं, स्पैरो डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल
यानी कि राष्ट्रीय तौर पर कौन सा दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये एक और बात बताइएगा आप लोग, आंसर कीजिए। 15 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कुंदू बहुत सही, चलिए आंसर कीजिएगा। हुड्डा, चिड़िया दिवस, ये गोरैया है। चिड़िया बहुत प्रकार की होती हैं, यह गोरैया है। चलिए, हैप्पीनेस दिवस मनाए जाने की जो की शुरुआत है यह 2013 से हुई है। 2013 से इसके मनाए जाने की शुरुआत हुई है। और 15 जनवरी की बात करते हैं तो कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल आर्मी डे। आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये बेसिक से डेज के बारे में याद रखा करो। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। वैसे तो अब नेक्स्ट 2023 की बात आ रही है, लेकिन आपको 2022 की थीम भी बतानी है। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए, खिचड़ी डे। अच्छा प्रशांत, चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन में भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा फटाफट से। चलिए, क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताना है आप लोगों को फटाफट से, क्या हो जाएगा? 22 मार्च को, बिल्कुल सही, 22 मार्च को यह मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिवस की मनाए जाने की जो शुरुआत है यह 1993 में हुई है, ठीक है। और 2022 की इसकी थीम की बात करें तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग दी इनविजिबल विजिबल, ठीक है, यह इसकी थीम रही है, याद रखिएगा 2022 की। बाकी अब 2023 की नई थीम की बारी आ रही है, वो भी हम लोग याद करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 मार्च अपना सही आंसर हमारा रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? हाथों की सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप खाना खाते हैं, बल्कि हाथों की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि हाथों के माध्यम से ही, अच्छा भानु, हाथों के माध्यम से ही बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे बॉडी में जाते हैं, शरीर में जाते हैं, ठीक है। तो हाथों की सफाई सबसे ज्यादा मेन है। बताएंगे आंसर करके यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई, क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 5 मई, बिल्कुल सही। इसकी बात अगर हम करते हैं तो यह 5 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के दौरान हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और लगभग 20 सेकेंड तक, वो होता ना, एक होता है कि हाथ धोए, अब सर्दी का टाइम है तो बस एक बार गए, हाथ गीले किए और हाथ धुल गए। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 20 सेकेंड तक आप लोगों को अच्छे से अपनी हाथों को मल करके स्वच्छ करना चाहिए, ठीक है। अब 14 जून का बताइए जरा कि 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कोई आंसर करेगा? 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नहीं, ये होता है सर्दी के टाइम पे, बस फटाफट से, मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा हाथ गीले करने में, इतनी तेजी के साथ में हाथ धुलते हैं। तो भाई 20 सेकंड को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अच्छे से हाथ धुले जाए, तो 20 सेकंड तक आपको धोना है, ठीक है। अब ये मत कहना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साबुन स्लो है। आंसर करके बताइए मुझे। शिल्पी नहीं, बिल्कुल सही है, 5 मई को मनाया जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई अगर हम 14 जून की बात करते हैं तो 14 जून को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद किया करो, परफेक्ट, कि भाई बाद में तुक्के लगाने की जरूरत ना पड़े। फटाफट से बताएंगे जल्दी से, क्या अपना आंसर हमारा रहेगा? 14 जून, मैंने अप्रैल की बात नहीं की है, जून की बात की है। इसके साथ ही भाई आपकी शानदार तरीके से अपनी जो क्लासेस हैं अपनी YouTube पर चल रही हैं, इसके साथ ही आप लोग एप्लीकेशन में भी अपनी थ्योरी वाइज चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें कि अपने कोर्स के रिगार्डिंग आपको फुल सिलेबस पहले थ्योरी वाइज, साथ ही आप लोगों को डेली के डीपीपी भी दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर तैयारी के लिए, करंट अफेयर की मैगजीन, करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्वेश्चंस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को बैच में दी जा रही हैं।
और ऑफर के बाद आप लोग अभी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप लोग RRB 50 कोड का यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ में अपना RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट का, ठीक है, साथ ही आपका जो कि RRB ALP CBT2 है इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर का बैच, साथ ही आपका RRB ALP टेक्नीशियन CBT1 CBT2 आपका असिस्टेंट लोको पायलट, या फिर आप कॉम्बो बैच जो कि है वह 50% डिस्काउंट के साथ में 2999 रुपए में ले सकते हैं। तो क्लासेस आपकी रेगुलर रूप से चल रही हैं, तो आप जो भी यहाँ पर ALP की, यहाँ पर टेक्नीशियन CBT1 CBT2 की तैयारी कर रहे हैं, तो वह बैच से अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयारी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 14, मैंने आपसे 14 जून का पूछा था और आप लोगों में से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने आंसर किया था। 14 जून की बात करते हैं तो यह रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए रक्तदान के प्रति यह रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सही है कार्तिक, जो मैंने पूछा है वो मत बताओ, जो याद है वो बता दो। अंकुर बहुत बढ़िया, चले भाई, हैप्पी बहुत अच्छे, छोटा बहुत बढ़िया। चले आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसने ध्वज फहराया था? तो यह कौन थी? यह थी अरुणा आसफ अली। भारतीय क्रांतिकारियों में से एक रही हैं अरुणा आसफ अली, और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आपकी बारी आती है कि आपको ये बताना है कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया था। भारत में अभी तक सिर्फ 5 महिलाएं हैं जिन्हें की भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहली महिला 1971 में इंदिरा गांधी थी, जिनको की भाई सम्मानित किया गया था। लास्ट टाइम 2001 में लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया है, और कुल मिलाकर के 5 महिलाएं हैं, जिनमें से एक है अरुणा आसफ अली, एक MS सुब्बुलक्ष्मी है और एक मदर टेरेसा है। आपको ये बताना है कि इनको किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए, मैं तो काफी बार क्लास ले चुकी हूँ, भारत रत्न पुरस्कार पढ़ा चुकी हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। अब देखना है आप लोगों की बारी कि आपको कितना याद है। चलिए अभी आंसर पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन के। चलिए जल्दी से, पवन बहुत बढ़िया, बेनीवाल बहुत बढ़िया, लोकेश बहुत अच्छे, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इनकी बात करते हैं तो 1997 में दिया गया है इन्हें। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है, और अभी तक भारत में 5 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, मदर टेरेसा को जब दिया गया था 1979 में, नहीं 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें मिला है 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मदर टेरेसा जी को, तो तब उनके पास भारत की ही नागरिकता थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? प्रशांत कार्य कीजिए ऐसे कि आपका नाम आगे जाए। एक क्वेश्चन था जी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन पर फटाफट से आंसर करके बताएंगे, क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। कहां पर यह पहाड़ियां हैं यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए इनकी बात करते हैं तो यह पूर्वांचल यानी कि जो कि हमारे जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट है, हमारे नॉर्थ पूर्व की ओर जो कि राज्य है, वहां पर यह पहाड़ियां श्रृंखला यहाँ पर शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पर इधर की तरफ बात करते हैं तो नागा हिल्स है, यहाँ पर जनजातियां जो कि जयंतिया हिल्स है यहाँ पर है। इसके साथ ही गारो हिल्स जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, खासी पहाड़ियां, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर बरेल रेंज, ये सभी की सभी जो श्रृंखलाएं हैं यह पूर्वांचल यानी कि हमारे जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है वहां पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि सिकंदरा सम्राट डैश का अंतिम विश्राम स्थल है कौन सा? बताएंगे, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? फटाफट से क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे भाई कि सिकंदरा सम्राट कौन से सम्राट का एक अंतिम विश्राम स्थल रहा है। वॉइस मिसमैच की प्रॉब्लम हो रही है क्या? हैप्पी, हाँ बिल्कुल सही।
कुलदीप गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई। सभी क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। वॉइस मिसमैच की प्रॉब्लम हो रही है क्या? ऋतिक ओके। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो कि सोनम मैम एग्जाम्पल नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है ना, जहां पे कि मैं डेली आपको पीडीएफ देती हूँ, तो वहां पर आपको आज की मैथन क्लास की भी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फटाफट से, क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे रहा है विश्राम स्थल, आपको बताना है क्या आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताएंगे क्या हो जाएगा विश्राम स्थल। चलिए बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यहाँ की अगर हम बात करते हैं विश्राम स्थल, यानी कि एक तरह से जो कि इनका मकबरा जो कि बना हुआ है वह कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में बना हुआ है। बाबर की बात करते हैं तो बाबर के विश्राम स्थल को बाबर गार्डन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसके साथ ही हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का जो कि विश्राम स्थल है यह हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इस नाम से जाना जाता है। अकबर का मैं आपको बता चुकी हूँ। जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा जहांगीर के मकबरे के नाम से ही जाना जाता है, और जहांगीर का जो कि मकबरा है यह लाहौर में है, ठीक है। और हुमायूं का दिल्ली में है। इसकी बात करते हैं तो कहां पर है, यह है काबुल में, अफगानिस्तान की जो राजधानी है ना काबुल, वहां पर है। दो ऐसे मुगल शासक रहे हैं जिनका जो मकबरा है यह भारत से बाहर है। और अकबर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के सिकंदरा जो कि आगरा शहर में है ना सिकंदरा, वहां पर बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा इसके बारे में, इन सभी के बारे में। शाहजहां की बात करते हैं, शाहजहां का कहां पर है, आगरा ताजमहल में, क्योंकि ताजमहल इसने मुमताज बेगम के लिए बनवाया था, वहीं पर ही इसका मकबरा भी बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता, बताइए, और यह किस स्पोर्ट से संबंधित है। आंसर करेंगे क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा। सच में ही वॉइस मिसमैच की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नोबी ओके, नमस्ते लाहौर। अरे दीजिए आप सभी। जी बिल्कुल प्रिया, और मैं क्लास कर रही हूँ मैराथन क्लास। चले वॉइस सही है मैम, ओके वॉइस सही है ना, एक बार बता दो भाई। बेनीवाल इंडिया हुडा बैडमिंटन, चलिए बिल्कुल सही है। इसकी बात करते हैं तो यह बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। और भारत ने अपना सबसे पहला थॉमस कप का खिताब जीता है, ठीक है। थॉमस कप के साथ ही जो कि महिलाओं में होता है वह होता है उबर कप। क्या होता है, उबर कप। थॉमस कप जो है यह पुरुषों में होता है, यह मेंस में खेला जाता है, विमेंस में खेला जाता है। उबर कप दोनों का आयोजन एक ही टाइम पर होता है। अब ये और बता दीजिए कि 2022 का जो थॉमस कप था पुरुषों वाला वह तो भारत ने जीता, जो उबर कप था महिलाओं वाला वह किसने जीता था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। 2022 का जो कि भाई उबर कप रहा है यह किसने जीता है। इसके साथ ही एक चीज और याद रखिएगा कि हमारा भारत 3 बार सेमीफाइनल में भी पहुंचा था थॉमस कप को जीतने के लिए, लेकिन हम एक बार भी नहीं जीत पाए थे। हम 1952 में, ठीक है, 1955 में एंड 1979 में, ये 3 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, लेकिन जीत हमें 2022 में हासिल हुई है। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। बाकी थॉमस कप की बात कर लेते हैं तो भाई थॉमस कप जो की है इसका आयोजन 1982 से 1982 से 2 वर्षों में एक बार इसका भाई यहाँ पर आयोजन किया जाता है थॉमस कप का। आंसर करके बताना है क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा आप लोगों को, किसने जीता है। अजीत अपनी जो क्लास चल रही है यह आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी यूजफुल रहेगी। साउथ कोरिया, बिल्कुल सही भवन, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। द नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है, बताएंगे।
मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो जिस समय हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, जिसकी सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। जिसके बाद जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है ना, यानी कि आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि है यह 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, जिसके माध्यम से कहा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दिलाना उनके माता पिता के कर्तव्य के रूप में इन मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था। तो वर्तमान समय की अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, भारत में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वर्तमान समय में। कभी कभी आप लोगों से जनरली इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो कितनी है भाई, यहाँ पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ कि यह है किस देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों का जो कि प्रावधान है यह किस देश से लिया गया है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। साथ ही भाई आप सभी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के CBT 1 CBT 2 यानी कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर को लेकर के अपनी तैयारी का जो कि एक कैसे हम अपनी आगे तैयारी को बढ़ाने वाले हैं, कैसे अपनी प्लानिंग को करने वाले हैं, वो सभी आप सभी के सामने आएगा कल। आप जानते हैं कल के इवेंट की यदि हम बात करते हैं अपना, कल 9 जनवरी है और 9 जनवरी को सुबह 11 बजे आप सभी को दिव्य इवेंट से पर आप सभी को जुड़ना है, भूलना नहीं है। 9 जनवरी सुबह 11 बजे, ठीक है, सभी के सभी को आना है कल। चले बताएंगे जल्दी से हमने किस देश से लिए हैं, तो सोवियत संघ यानी कि जिसे कि प्रेजेंट टाइम में रशिया के नाम से जाना जाता है, इससे लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। माजुली एक नदीय द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है, बताएंगे। माजुली की बात करते हैं, ये वही वाला स्टेटमेंट है मंजुलिका, मैं मंजुलिका। अरे भाई वॉइस प्रॉब्लम है क्या सच में? एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है, और मुझे एक बार बता दो कट रही है। सच में वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बोल दूं फिर ठीक करने के लिए वॉइस को? तो नफरत आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना। आपको जनता पर ध्यान देना है कि अपने ऊपर ध्यान देना है? अपने ऊपर ना। सबसे पहले अपने आप को चीजों को ठीक कीजिए। बता दो भाई वॉइस में सच में प्रॉब्लम हो रही है क्या? वॉइस प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, मैं ठीक करने के लिए बोलती हूँ। आप जरा क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए भाई, सो माजुली की यहाँ पे माजुली द्वीप की बात करते हैं तो यह एक नदी द्वीप है और विश्व में यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किससे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी से यह बनता है असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में बनता है। इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 880 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा यह नदी द्वीप है। होता है ना कि नदी जो कि नदी बह रही है और बीच में कुछ ऐसा एरिया है, यानी कि बहुत ही लैंड वाला, भूमि वाला एरिया आता है और नदी का पानी इसे काट करके निकल जाता है जो कि आगे जाकर के मिल जाता है। तो यह चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ द्वीप है। ठीक है, इसके साथ ही सबसे छोटे द्वीप के बारे में भी याद रखना। सबसे छोटा नदी द्वीप, यह विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है जो कि कौन सा है? उमानंद है, जिसे कि पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है असम राज्य में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन। वैसे तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, बताइए। इंटरनेशनल डेट लाइन
का जो कि निर्धारण है वह किस वर्ष में किया गया था? जी परिधि बिल्कुल, और डेली ही क्लास में आना है, ठीक है, क्लास में आना है समय से एकदम। चलिए क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से। अभी एक बार चेक कीजिएगा वॉइस, ठीक है, अब तो नहीं कट रही है ना वॉइस, बताइए। 1884, ओके भाई बता दीजिए मुझे, अभी तो वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है ना? एक सौ चौरासी 1884 बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा 1884। यदि हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन लाइन की बात करते हैं, जो कि जीरो है ना, यहीं पर आपका 180 डिग्री देशांतर भी आकर के पड़ता है, जो कि पूरा एक राउंड कवर करने के बाद यहीं पर आकर पड़ता है एक जीरो भी। तो यहां से जो कि आपका यूके से भी गुजरती है, जो कि ग्रीन विच रेखा है, यूके से भी होकर के यह गुजरती है। इसे जो कि निर्धारित किया गया था, यह अंतरराष्ट्रीय मैरिडियन सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, जो कि 1884 में हुआ था, और तभी इसका निर्धारण किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 1884 बिल्कुल सही है। और उस समय ये भी याद रखिएगा कि सम्मेलन में जो कि वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, उस समय इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर द नेक्स्ट आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। हुड्डा किसका? चलिए अगले क्वेश्चन में आंसर करेंगे। अभी भी वॉइस मिसमैच कैसे हो गया? चलिए क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आंसर रहेगा? चलिए ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में आंसर कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन में आंसर करके बताना है आपको, क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। किस राज्य में है यह? तो यह है मिजोरम राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी राज्य मिजोरम राज्य में यह यहाँ पर पड़ता है। द नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है। क्वेश्चन आपको याद हो ही गया होगा ये अभी तक, और बहुत बार बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ को वॉइस में दिक्कत आ रही है, कुछ की वॉइस क्लियर है। पिंकी चले देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो एनी बेसेंट रही हैं। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस का जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी यह अध्यक्ष रही थी। देन दूसरी महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, साथ ही सबसे पहली भारतीय महिला एनी बेसेंट की बात करते हैं तो यह आयरलैंड से थी। यह आयरलैंड से थी, ना कि यह इंडिया से थी। सबसे पहली भारतीय महिला जो कि कांग्रेस के सेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी, यह 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहली महिला की बात करेंगे एनी बेसेंट, सबसे पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू। दोनों के ही बारे में याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे अभी, ठीक है मेरी, हाँ क्लियर। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से। क्या भाई अपना आंसर जो कि है यह हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए खुशबू, ओके। ये मुझे लग तो रहा है कि शायद बीच बीच में कुछ दिक्कत तो हो रही है, टेक्निकल वॉइस कट जाती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। इसके साथ ही राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे सरिस्का, यहाँ पे सरिस्का,
यहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे केवला देव, केवला देव, केवला देव जो कि पक्षी अभ्यारण्य के लिए भी यहाँ पर जाना जाता है, जिसे कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि डैश पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना। नो भी ओके, थोड़ी थोड़ी सी बीच में दिक्कत होती है, टेक्निकल D4। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई सभी। केवला देव बिल्कुल सही। देखते हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। सो हैरो-डोमर मॉडल, ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, बस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो दूसरा था। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 में 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई है। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्षों के लिए कुछ गोल निर्धारित किए गए और फिर उन गोल को अचीव करने के ऊपर काम किया गया, ठीक है। यह है 5 ईयर का प्लान। 1951 से 56 तक सबसे पहला भारत में 5 ईयर प्लान चला था और भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक के रूप में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर जाना है। और सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी, इसका जो नाम था वह था हैरो-डोमर मॉडल। जनरली आप लोगों से पंचवर्षीय योजना में स्टार्टिंग के जो कि 5 ईयर प्लान रहे हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक चली थी, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1961 से यह 66 तक चली थी, जो कि यहाँ पर गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित थी, ठीक है। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। बाकी पंचवर्षीय योजना की अगर हम विश्व में बात करते हैं, सबसे पहला 5 ईयर प्लान का जो कि कॉन्सेप्ट था वह किस देश ने अपनाया था, तो यह रूस ने अपनाया था 1930s में, ठीक है। और यहाँ पर किस व्यक्ति ने शुरू किया था उसका नाम बताइए। पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है जो विश्व में लेकर के आया वो कौन सा व्यक्ति था। कल नाम बताया था मैंने, याद है किसी को। कल मैंने उस व्यक्ति का नाम बताया था, बताइए रूस का वह कौन सा व्यक्ति था जो कि 5 ईयर प्लान के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था। जी बिल्कुल परफेक्ट, ये आपका 1966 से 69 तक रहा था, 2 वर्ष वाला। चलिए फिर 1969 से 4th वाला शुरू हो गया था। चलिए आंसर करके बताइए फटाफट से, क्या नाम है उस व्यक्ति का। नी स्टालिन ने याद है सिर्फ राजन, हाँ स्टालिन एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, जोसेफ स्टालिन। चलिए कल का तो याद ही है आपको, जोसेफ स्टालिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कि भाई हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में 1932 में डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बताइए। हरिजन सेवक संघ, जो हरिजन शब्द दिया है वह किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने ही हरिजन सेवक संघ, जो कि क्या था कि जो ये यानी कि अनटचेबिलिटी है, वो बोलते हैं ना कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इन्होंने इस संघ की स्थापना की थी 1932 में। याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हमारा रहेगा। द नेक्स्ट है कि दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर करेंगे क्या, अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि लाया गया था, यह कब लाया गया था, 1972 में लाया गया था। और 3 मार्च को हर वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि लोगों को इनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मार्च को। आंसर करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह कहां पर है यह आपको बताना है। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा कि भाई यह कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा, दांडेली
बिल्कुल सही, इसकी बात करते हैं तेलंगाना नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। कहां पर है, यह है कर्नाटक राज्य में। लगभग इसके एरिया की बात करते हैं तो 860 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है, जहां पर कि 200 से भी ज्यादा यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हमारा सही आंसर अपना रहेगा। द नेक्स्ट है कि भाई निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है कौन सा, निम्न में से कौन सी श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, यह आपको बताना है। तुक्का मारना छोड़ दीजिए। डीके ठाकुर बिल्कुल सही, बेनीवाल ओके मिस। अरे आंसर करो चलिए, शक्ल से कुछ नहीं होता है, दिमाग से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, क्या अपना आंसर रहेगा, लिग्नाइट बिल्कुल सही। इसकी बात करते हैं तो लिग्नाइट में जो कि भूरे रंग का कोयला होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन की जो कि मात्रा है वह ज्यादा होती है। हाइड्रोकार्बन की जो मात्रा है इसमें कैसी होती है, ज्यादा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने का, सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त होती है। सजा में हेरफेर करने की यानी कि घटाने की बढ़ाने की, मतलब हेरा फेरी, इसमें जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है, बताइए। आर्टिकल 161 के तहत में बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताएंगे क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, बिल्कुल जिस तरह हमारे राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह किसी कैदी की सजा को कम भी कर सकते हैं, उन्हें मृत्यु दंड से माफ भी कर सकते हैं, तो उसी तरह से आर्टिकल 161 के तहत में राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है कि वह किसी कैदी की सजा को कम कर सकते हैं और साथ ही उन्हें मृत्यु दंड से भी माफ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे जी बिल्कुल सचिन, वह भी क्वेश्चन है, शायद आप स्टार्टिंग से क्लास में जुड़े नहीं हैं। बाकी चलिए कीजिए, क्या आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे बताना है आप लोगों को, फटाफट से क्या हो जाएगा। चलिए, क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 की बात करते हैं तो यह किस पहलू से संबंधित है, यह भारत की नागरिकता से संबंधित है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह भाग पार्ट सेकंड में यह आते हैं और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का जो कि प्रावधान है यहाँ पर हमने किस देश से लिया है, तो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। भारत में 5 तरह से नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, जैसे कि जन्म से नागरिकता मिल सकती है, वंश परंपरा से मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर पंजीकरण, ठीक है, देशीकरण और भूमि अर्जन से, और भूमि अर्जन। तो भारत में 5 तरह से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है। द नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइए। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित करने वाले कौन थे। जी बिल्कुल टेक्निकल। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि वह कौन से व्यक्ति थे, बताएंगे क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, क्या अपना आंसर हमारा रहेगा। चलिए बताएंगे। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वैसे मोहन सिंह ने किया था बट बाद में आजाद हिंद फौज का जो नाम है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और उन्होंने
सिंगापुर में रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें महात्मा गांधी जी नहीं बल्कि राष्ट्रपिता कहकर के उन्हें संबोधित किया था। तो यह 4 जून 1944 में, याद रखिएगा, सिंगापुर में जब यह थे तो इन्होंने रेडियो के माध्यम से इन्हें राष्ट्रपिता कहकर के पुकारा था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। साथ ही महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें कि इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो बताओगे? इन्हें महात्मा की जो उपाधि है वह किसने दी थी? महात्मा की उपाधि इन्हें 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट कि भाई इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करेंगे। ओके, जस्ट फिल। चलिए फटाफट से क्वेश्चन में आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह कहां पर है, बताएंगे। इरविकुलम की बात करते हैं, कहां पर है भाई? यह केरल राज्य में है। केरल राज्य का जो कि इडुक्की जिला है, यहाँ पर यह है, जो कि पश्चिमी घाट पर यह स्थित है। साथ ही इसके एरिया की बात की जाए तो यह 97 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। केरल राज्य का यह क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 106 नेशनल पार्क की संख्या है, जिसमें की सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की जो की संख्या है वह मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है और तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क रखने के मामले में असम राज्य। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। बताइए किसका जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। नहीं सचिन, मैराथन क्लास अभी इसके लिए मैंने बता दी थी। आप 2 घंटे भी क्लास में नहीं बैठ सकते हो। 2 घंटे का तो पेपर भी होता है। आप एग्जाम देते हो तो कोई एग्जाम 2 घंटे का रहता है ना, तो उसमें कैसे बैठ पाते हो? सारे काम याद आ जाते हैं। खेतों में पानी देना है या टेलर के पास जाना है, हाँ, जब क्लास में होते हो तभी सारी चीजें याद आती हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऋषि भृगु। ठीक है, याद रखेंगे। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि घुलनशील नहीं है। और एक ट्रिक मुझे भी याद है, विटामिन में जो कि घुलनशील नहीं है उनके लिए बताना है कौन सी ट्रिक है। बताइए कौन सी विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है, यह आपको बताना है। बताएंगे क्या हो जाएगा। घुलनशील विटामिन जो कि है वह कौन से है? कीड़ा। क्या हो जाएगा? कीड़ा। ट्रिक से याद रखना है। कीड़ा बोल देते ना कि एक जो बचपन में बोलते थे कीड़ा है, इस तरह। तो जो कीड़ा ये है घुलनशील वालों का, घुलनशील वाले विटामिन, जिसमें से कि विटामिन के आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है और विटामिन ए आ जाता है। और जो घुलनशील नहीं है वह सारे जो बी विटामिन है और साथ ही जो सी है यह घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन, ये है हमारा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक सदाबहार है। कीड़ा, कीड़े वाले जो विटामिन है वह घुलनशील है, बाकी जो रह जाते हैं वह घुलनशील नहीं है। ऐसे याद रखना, ठीक है। जो कीड़ा है जनरली वैसे वो घुलेगा नहीं, बट हम उसे घोल देते हैं ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपना बी ऑप्शन था जो कि घुलनशील में नहीं आएगा। साथ ही भाई आप सभी, आपका जो कि वंदे भारत बैच है यह अभी भी ओपन है, क्लासेस चल रही हैं। आप लोग अभी भी 50% डिस्काउंट के साथ में RRB 50 कोड का यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ में अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप CBT 1, CBT 2, CBT 1 प्लस CBT 2 या फिर पूरा का पूरा कॉम्बो बैच आप 2999 रुपए में ले सकते हैं। क्लास में आपका जो कि बैच है, बैच में आपका सिलेबस की पूरी थ्योरी वाइज क्लासेस, साथ ही डेली के प्रैक्टिस पेपर और आपकी करंट अफेयर मैगजीन, साथ ही आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमेरिकल क्लासेस
आपके करंट अफेयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बैच में दी गई है। तो आप कंप्लीट तैयारी एकदम फुल टू करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में वंदे भारत बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। यहाँ पर आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है। ये भी 4 एवर वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है मैथ्स लिए। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टाइम से ये ट्रिक याद है। मैं स्कूल जब मैं खुद तैयारी करती थी तब हमारे जो टीचर थे उन्होंने भी मुझे यही ट्रिक बताई थी, तो इसलिए याद है। और ज्यादातर एक ही ट्रिक, और अच्छी बात है आप डिफरेंट ट्रिक्स को याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे तो मेरे कोचिंग के टाइम पे जब मैं तैयारी करती थी उस टाइम पे हमारी टीचर ने हमें बताई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर कीजिएगा क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा फटाफट से। चलिए क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा लूनी नदी। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा लूनी नदी। यह थार रेगिस्तान में अरावली की पहाड़ियों से यह निकलती है। नदी की बात करते हैं तो यह नदी एक गैर बारहमासी नदी है। गैर बारहमासी नदी है यानी कि 12 महीने नहीं बहती है। और कहां पर गिर जाती है तो भाई रन ऑफ कच्छ में यह गिर जाती है। रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में यह गिर जाती है। इसी के साथ इस नदी की बात करते हैं तो इसे सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करते हैं तो जोवाई है और सुकरी है और जोजाई है आदि। यह कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है और वह कौन सी चोटी है ये आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए भाई कैसे हो गया, किसी को वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है उमेश, बाकी सभी को तो वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा बताएंगे। सैडल पीक, बिल्कुल सही। ठीक है, अंडमान का सैंडल से इसको याद कर सकते हो सैडल पीक। सैडल पीक जो कि है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, कभी कभी आप लोगों से यही पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है ना यह अंडमान के कौन से पार्ट पर स्थित है। तो यह नॉर्थ अंडमान में स्थित है, ये भी याद रखेगा, इसकी लोकेशन भी। इसके साथ ही यदि हम देवमाली की बात करते हैं, ये कहां पर है तो यह है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य का जो कि जिला है कोरापुट जिला, वहां पर यह स्थित है। साथ ही अगर हम कारो की बात करें तो कोई आंसर करेगा। हरियाणा वाले स्टूडेंट्स, कारोहो कहां पर है, यह हरियाणा के पंचकुला में है। हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेट्सलिंग छिप की तो यह है त्रिपुरा राज्य की चोटी। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य में है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा सी ऑप्शन था। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, वह कौन से अनुसूची में दिए गए हैं। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में भी आंसर करके बताएंगे क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। आंसर करेंगे, सरकारी आंसर करें। जी बिल्कुल, मैथ्स लीजेंड बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कौन सी अनुसूची में भाई यह यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है। आंसर करके क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से। क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए यदि हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की तो क्या हो जाएगा, जो 6th अनुसूची है इसमें दिया गया है असम, मेघालय, जो कि एटीएम से इस एटीएम ट्रिक से इन राज्यों का नाम याद किया हुआ है जो कि 6th अनुसूची में दिए हुए हैं। ए से है यहाँ पर असम,
ठीक है, टी की बात करते हैं तो त्रिपुरा, और एम की बात कर लेते हैं तो मेघालय है और मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, इसे याद कीजिएगा, एटीएम ट्रिक से आप याद कीजिएगा इसमें इन राज्यों का नाम, जो कि 4 राज्यों के नाम इसमें दिए गए हैं। फिफ्थ अनुसूची में बात करते हैं तो जो कि अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि भाई अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें दिया हुआ है। यदि हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल कानून के बारे में दिया हुआ है। और 4th शेड्यूल की बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में 4th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट कि भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रांशु बिल्कुल सही 22। हाँ, प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाषाएं। अच्छा, 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 9 भूमि सुधार, 10 दल बदल, 11 पंचायत, 12 नगर निगम। बिल्कुल सही है प्रांशु। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बताएंगे भाई। क्वेश्चन में क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा। सभी के सभी लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दी हूँ। पीडीएफ के लिए आप जाना टेलीग्राम ग्रुप पर, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में सोनम मैम एग्जामपुर नोट्स के नाम से, सोनम मैम एग्जामपुर नोट्स के नाम से सर्च कीजिएगा, जहां पे कि अभी 5.3 के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आप लोग देख करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आपको आज की क्लास की बल्कि बाकी क्लासेस की जो पीडीएफ है वह आंसर के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे 352। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 360 के बारे में, इसमें आपका फाइनेंस यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है, वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। और अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें तो आर्टिकल 356 की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है। आर्टिकल, ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल है वह किससे संबंधित है। इमरजेंसी के प्रावधान इसमें दिए गए हैं, और इमरजेंसी का जो कि प्रावधान है वह जर्मन देश से लिया गया है हमारे संविधान में। आपको बताना है कि आर्टिकल 356 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे जल्दी से आंसर करके, फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्या भाई अपना जो कि आंसर है यह हमारा रहेगा। चलिए क्लियर है यहाँ पे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर करके बताएंगे क्या हमारा आंसर अपना यहाँ पे रहेगा अगले क्वेश्चन में। चलिए 356 आपातकाल से तो संबंधित है, कौन सी इमरजेंसी से संबंधित है वो तो मैंने भी बता दिया आपको। चलिए जल्दी से बताएंगे भाई क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। फटाफट से भाई क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा बताना है आप लोगों को, जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। रोशनी जब लिख करके याद करते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। बताएंगे भाई देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आंसर करके क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई मोमी जी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से। चलिए क्वेश्चन में भी आंसर करके आपको बताना है।
क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा? जल्दी से क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल, यदि हम इनकी बात करते हैं तो कहां से यह संबंधित है, तो यह है जापान से। इस बार टोक्यो ओलंपिक, इस बार ओलंपिक गेमों की बात करते हैं तो इस बार टोक्यो में, जो कि टोक्यो ने इस बार यानी कि जापान ने तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है। और इस बार की बात करते हैं तो भारत ने इस बार 7 पदक ओलंपिक खेलों में जीते थे, जो कि हमने अपना 1 गोल्ड प्लस 2 अपने सिल्वर और बाकी हमने 4 अपने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। भारत की अभी तक ओलंपिक में सबसे अच्छा जो कि प्रदर्शन है वह इस बार 2020 वाले, जो कि 2021 में आयोजित किए गए थे, इस बार यहाँ पर रहा था। द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं, यह आपको बताना है। चलिए आंसर करके बताएंगे, क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा? फटाफट से जल्दी से आंसर करेंगे भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा इसमें? जल्दी से चलिए, जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की बात करते हैं, यह किससे जुड़ी हुई है? तो भाई यह जातक कथाएं है ना। क्या हो जाएगा? यह जातक कथाओं से संबंधित है। और जातक कथाओं की बात करते हैं तो यह किस धर्म से संबंधित है? आंसर कीजिए। साथ ही अजंता गुफाओं की बात करें तो यह सह्याद्री पर्वतमाला को काट करके बनाई गई गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य और धरोहर स्थल है, यह उनमें शामिल है, जो कि यह 1983 में भारत की विश्व धरोहर स्थल में यहाँ पर शामिल किया गया था। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं। और एक बार जरा क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसमें इस क्वेश्चन में जरा करेक्शन कर लेना, सॉरी, इसमें आपका 1952 352 जो है ये आंसर नहीं होगा, बल्कि इसमें अगर हम बात करें तो यह आपका नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। और आपका जो आर्टिकल आंसर होगा ना वह हमारा 355 होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया था। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि अंतर्गत भारत सरकार का जो दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेंगे, वह आपका आर्टिकल 355 में आएगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन में जरा। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपका ना ए ऑप्शन रहेगा आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जिन्होंने ये ऑप्शन दिया था उनका सही आंसर है, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। सी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355 ए ऑप्शन अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये अपना हो गया। यदि हम बात करते हैं अजंता गुफाओं की तो भाई यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता गुफाएं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? वही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन की बात करते हैं तो यह 2010 में लागू किया गया था। अगर आपसे इंप्लीमेंट करने की बात करेगा यानी कि लागू करने की बात करेगा। ठीक है, चलिए, और अगर हम सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ईयर आपको सेम दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है डेट। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रांशु, बिल्कुल सही है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा? क्या अपना आंसर भाई यहाँ पे हमारा रहेगा? 12 अक्टूबर, बिल्कुल सही। 21 नहीं, 12 अक्टूबर लागू करने के लिए आपसे पूछा गया है। कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा। द नेक्स्ट है कि भाई निम्नलिखित में से कौन एक एनबीएफसी नहीं है, यह आपको बताना है। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एनबीएफसी क्या है, फुल फॉर्म क्या है एनबीएफसी की, बताओ जरा। एनबीएफसी
एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। और इनमें से कौन सी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बताइए? सिडबी बैंक है, या आईडीबीआई है, या फिर नाबार्ड है, या एनएचबी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है? तो यह है आईडीबीआई बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो की है यह एनबीएफ के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो कि स्थायी कार्यालय है यह कहाँ स्थित है? यदि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, जो कि यूएनओ के 6 मुख्य अंग में से एक है, यह एकमात्र यूएनओ का ऐसा अंग है जिसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में ना होकर के अमेरिका से बाहर है। और कहां पर है इसका मुख्यालय? है नीदरलैंड की जो कि 2 राजधानियां हैं। आपको पता है नीदरलैंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो है एम्स्टर्डम और दूसरी है दी हेग। तो दी हेग में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर टोटल जजेस की संख्या की बात करते हैं तो 15 यहाँ पर टोटल जजेस की संख्या है, जिनका जो कि कार्यकाल है वह 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। और अभी तक भारत से यहाँ पर 4 भारतीय रहे हैं जज के रूप में, जिसमें कि मुख्य जज जो की है वह नागेंद्र सिंह बने हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वर्तमान समय में भारत से कौन है यहाँ पर जज के रूप में? वर्तमान समय में कौन है यह आपको बताना है। बाकी यूएनओ की बात करें तो भाई इसकी जो की स्थापना है यह 24 अक्टूबर 1945 में की गई है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है, याद रखेंगे। जल्दी से बताइए कि वर्तमान समय में भारत की ओर से कौन है? प्रांशु बताइए कैसे? चलिए आंसर करके बताएंगे क्या आंसर हमारा रहेगा? 1945 में हुई है, 9 वर्ष का। दलवीर भंडारी, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? दलवीर भंडारी। क्या आंसर हो जाएगा भाई? दलवीर भंडारी जो कि है हमारा सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए भाई क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा? फटाफट से क्या हो जाएगा बताएंगे क्या भाई अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा? बताएंगे? भाई क्या अपना आंसर जो कि है यह हमारा यहाँ पर रहेगा, यह आपको बताना है। फटाफट से क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? कोकोनट, अच्छा कॉटन, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? कपास। कपास की बात करते हैं तो भारत में कपास का जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह गुजरात राज्य में। सुगर केन की बात कर लेते हैं। गन्ना, तो प्रेजेंट टाइम में गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और महाराष्ट्र है दूसरे स्थान पर। बाजरा की बात करते हैं तो इसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, राजस्थान। और अगर हम कोकोनट की बात कर लेते हैं तो केरल राज्य, उसके बाद तमिलनाडु राज्य और फिर है कर्नाटक राज्य जो कि इसके उत्पादन में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं कॉटन, तो कॉटन के लिए, कॉटन जो कि उगाई जाती है वह किस तरह की मिट्टी में होती है? बताइए किस तरह की मिट्टी इसके उत्पादन के लिए उपयोगी होती है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? किस तरह की जो मिट्टी है वह कॉटन के उत्पादन के लिए यूजफुल है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा। और भाई हरियाणा के सभी स्टूडेंट्स, आप सभी कल सुबह, कल 9 जनवरी है, मंडे है, कल सुबह 11 बजे अपनी क्लास का जो समय है हरियाणा पर किस टाइम होता है? 11 बजे होता है। और 11 बजे आप सभी को हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर जुड़ जाना है।
आपको इवेंट को लाइक भी करना है और नोटिफिकेशन को ऑन भी करना है, ये नोटिफाई नहीं हो रखा है, ठीक है। और कल सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलें हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर इवेंट से। भारत का सबसे ऊंचा जो कि भाई जलप्रपात है, यह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आंसर कीजिएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, बताएंगे क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करके बताएंगे भाई, क्या अपना आंसर जो कि रहेगा वह क्या हमारा हो जाएगा? कल दिव्य, जी बिल्कुल कल दिव्य आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। कर्नाटक राज्य, देखो कर्नाटक राज्य की बात करते हैं तो भारत का जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह जाना जाता है कुच्चिकल जलप्रपात, ठीक है। कुच्चिकल वाटरफॉल की बात करते हैं तो यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में यह बनता है, जो कि 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही यह जो वाटरफॉल है वह एक सीढ़ियोंदार, यानी कि एक तो होता है ना जल प्रपात जो कि ऐसे गिरते गिरते नीचे की ओर बढ़ रहा होता है, एक होता है जो कि डायरेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, एक इंटरप्ट वाटरफॉल इसको बोलते हैं। और इस तरह के वाटरफॉल की बात करते हैं तो जोग जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह भी कर्नाटक राज्य में ही बनता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा, क्लियर है चीजें। चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है अभ्यास एक्सरसाइज और उसके सामने है प्रतिभागी राष्ट्र जो कि उस अभ्यास में भाग लेते हैं, और फिर आपको बताना है कि कौन से युग्म है जो कि आपको सही तरह से सुमेलित यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए आंसर करके बताएंगे भाई, क्या अपना आंसर हमारा रहेगा? चलिए बिल्कुल ग्लोरियस, बिल्कुल। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यदि हम सिलेनेक्स की बात कर लेते हैं तो यह आपका भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही इनके बीच में मित्र शक्ति अभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। उसके बाद सिम्बैक्स की बात करते हैं तो सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म है, जो कि सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। कॉर्पेट की बात करते हैं तो कॉर्पेट यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास होता है, ना कि यह भारत और जापान इनके बीच की बात करते हैं तो इनके बीच में जिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। जिम्बैक्स अभ्यास का जो आयोजन है यह भारत और जापान के बीच में किया जाता है। हमें यहाँ पर फोर्थ सही नहीं दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन जाएगा, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ऊपर के तीन आपको सही मिलान इसमें दिए गए हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द नेक्स्ट हम लोग आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। परिधि बहुत लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है और नेक्स्ट संडे भी हम क्लास करेंगे। ये 2 संडे ना लगातार आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करानी है, तो ये संडे भी एंड देन नेक्स्ट संडे भी हम लोग अपनी क्लास का जो समय है वह रखेंगे। उस क्लास का समय मैं आपको बता दूंगी, 10 बजे के आसपास का समय ही रख लेंगे हम लोग। संडे में थोड़ा सा और देर तक सोने का टाइम मिल जाता है। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। मिशन एल पे, अच्छा महेश पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए रेड इंडियंस कौन है ये आपको बताना है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रेड इंडियंस के बारे में, तो यह कौन है? अमेरिका के मूल निवासी। रेड इंडियंस की बात करते हैं तो अमेरिका के मूल निवासी हैं। अब आपको ये बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जो कि निकला तो भारत की खोज में था लेकिन पहुंच गया अमेरिका में, और इसलिए उसने सोचा कि ये लोग मतलब इंडिया को खोज रहा था कि ये लोग इंडियंस ही हैं, तो उन्होंने रेड इंडियंस का नाम दिया था उनको, इसलिए इन्हें रेड इंडियंस को, फेयर कलर इनका होता है और स्किन जो है ज्यादा फेयर होने से ब्लश होती है रेड से कलर में, तो इनको रेड इंडियंस कहा गया। तो आपको बताना है वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने की इन्हें बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर कोलंबस जो कि भारत की खोज में निकला था और उसने खोज की थी किसकी? अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बागनी कृषि के लिए प्रमुख है? बताइए, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रमुख है, बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है जो कि भाई बागनी कृषि के लिए यानी कि हॉर्टिकल्चर के लिए फेमस है, बताएंगे? क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा? फटाफट से क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा? कौन सा राज्य फेमस है? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्नाटक राज्य। भारत में सबसे ज्यादा जो कि फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती की जाती है, वह साउथ इंडिया में ही की जाती है। और फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो इसके उत्पादन में तमिलनाडु पहले स्थान पर, कर्नाटक राज्य दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात भी। अगले क्वेश्चन, और कॉफी के उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में कॉफी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है यह भी कर्नाटक राज्य ही करता है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को के रूप में जाना जाता है। बताना है आपको कि भाई यहाँ पे डैश है कि यह किस रूप में जाने जाते हैं, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? स्टेपीज के रूप में जाने जाते हैं, या डाउन्स के रूप में, या प्रेरी के रूप में, या फिर वेल्ड के रूप में जाने जाते हैं? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई? क्या अपना यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा? फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? चलिए चलिए देखिए, घास के मैदान की बात करते हैं तो यह ना दो तरह के होते हैं ग्रासलैंड। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल, कैसे होते हैं? ट्रॉपिकल घास के मैदान। ट्रॉपिकल घास के मैदान की बात करते हैं तो जैसे कि आपका सवाना हुआ, ठीक है, यह आपका आ जाता है ईस्ट अफ्रीका में, इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। एक होता है कंपोज घास के मैदान, यह आ जाते हैं आपके ब्राजील में, ठीक है। एक होता है आपका लानोस घास के मैदान, यह है आपका वेनेजुएला, ठीक है, ये वाले घास के मैदान है। देन नेक्स्ट है आपका जो कि है टेम्परेट, क्या हो जाएगा? टेम्परेट घास के मैदान, जिन्हें कि समशीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। इनकी बात कर लेते हैं तो जैसे कि आपका प्रेरी घास के मैदान आता है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। स्टेपीज आता है घास के मैदान जो कि आपका यूरोप प्लस एशिया में है घास के मैदान, ठीक है। इसके साथ ही वेल्ड आते हैं घास के मैदान जो कि आपके साउथ अफ्रीका में आते हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे सॉरी ये साउथ अमेरिका होगा, नहीं नॉर्थ अमेरिका होगा, ठीक है। एक आपका आता है डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान की बात करते हैं तो यह आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ये जो घास के मैदान है यह आपके कैसे हैं? टेम्परेट वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेरी की बात करते हैं तो ये आपके अमेरिका की ओर में जो कि है यहाँ पर यह पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा। सभी के बारे में मैंने लिख दिया है तो ऑस्ट्रेलिया के जो कि है वह कौन से है? डाउन्स घास के मैदान है, ठीक है, डाउन्स घास के मैदान है। बाकी इन सभी के बारे में याद रखिएगा क्योंकि पूछ ले जाते हैं कौन से समशीतोष्ण है और कौन से उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। बाकी पुस्ताज घास के मैदान के बारे में भी लिख लेना। पुस्ताज घास के मैदान की बात करते हैं तो हंगरी देश में यह पाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए हम लोग द नेक्स्ट है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में उत्तराध्यायन सूत्र नामक पुस्तक का संबंध है किससे? बताएंगे? ग्लोरियस, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे भाई, क्या अपना आंसर रहेगा? विकास बैच चल रहा है और क्लासेस भी चल रही हैं आपकी, आप एक बार ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा तो फिर आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। चलिए भाई आंसर करके बताएंगे क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा? जैन धर्म, बिल्कुल। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की बात करते हैं
तो ऋषभ देव इसके यानी कि संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि जैन धर्म के सबसे पहले प्रवर्तक रहे हैं। साथ ही इसमें 24 तीर्थंकर रहे हैं और 24वें नंबर की बात करते हैं सो वह है महावीर वर्धमान। ठीक है, याद रखेंगे 24 जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें कि 24वें नंबर के रहे हैं वर्धमान महावीर। साथ ही भाई आप लोग अपने RRB 50 कोड का यूज करके अभी भी अपने वंदे भारत बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि 50% का डिस्काउंट चल रहा है और कंप्लीट सिलेबस एकदम फुल तैयारी के साथ में सिलेबस वाइज और उसके बाद प्रैक्टिस के साथ में आपको कंप्लीट सेशन ये कंप्लीट कराया जाएगा अपनी तैयारी को लेकर के। तो भाई CBT 1 अपना CBT 2 CBT 1 प्लस CBT 2 और साथ ही पूरा का पूरा कॉम्बो बैच भी आप लोग 50% डिस्काउंट के साथ में ले सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करेंगे तो उतनी अच्छे से तैयारी करेंगे। साथ ही आपके कांटेक्ट में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर RRB LP की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन CBT 1 और CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी ये पोस्टर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में होनी है, बताएंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो कि शुरुआत है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करते हैं तो भाई 1896 में इनके खेलों की शुरुआत हुई है और एथेंस में इनका जो आयोजन है सबसे पहली बार किया गया था। भारत में एक बार भी इनका आयोजन नहीं किया गया है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना, यह एक बहुत बड़े स्तर पर होता है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज के जो पार्टिसिपेटर्स हैं वह इसमें भाग लेते हैं, जो खिलाड़ी हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है स्पोर्ट्स कराने के लिए भी और साथ ही उनके रहने खाने पीने सभी की व्यवस्था के लिए उसका जो प्रबंधन किया जाता है। तो भारत में एक बार भी इनका आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। अभी लास्ट टाइम 2020 वाले थे जो 2021 में किए गए हैं, टोक्यो में किए गए हैं। उसके बाद 4 सालों के गैप में इनका आयोजन होता है। तो आने वाले 2024 में होंगे और ये कहां पर होंगे, पेरिस में होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरिस में। इसके साथ ही आने वाले कब होंगे, 2028 में होंगे और एक होंगे 2032 में। अभी अपने पास 2032 तक की लिस्ट आ गई है कि 2032 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे। अब देख लेते हैं, अभी 2028 की बात करते हैं तो 2028 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो लॉस एंजलस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, यह USA में आयोजित किए जाएंगे। यदि हम 2032 की बात करते हैं तो ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, आने वालों के बारे में भी याद रखना। इस बार के विंटर वाले ओलंपिक कहां पर आयोजित किए गए थे, ये बताओगे। विंटर वाले जो कि आपके ओलंपिक गेम थे भाई, यह कहां पर आयोजित किए गए थे, बताइए। पैरालंपिक का आयोजन टोक्यो में ही किया गया था, जापान में। बट यदि मैं विंटर वाले ओलंपिक गेमों की बात करूं तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर करके भाई कि विंटर वाले ओलंपिक गेम जो कि हैं सरोहा। अच्छा, चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। इतने भी बूढ़े नहीं होंगे। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। प्रांशु बहुत बढ़िया, चीन में आयोजित किए गए थे, चीन के बीजिंग शहर में। बिल्कुल याद रखना कहां पर भाई, चाइना में आयोजित किए गए थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि है, कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि हुई है, बताइए। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या भी अपना आंसर रहेगा यहाँ पे, कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि जो की है यह यहाँ पर रही है, तो 17.64%। लास्ट टाइम जो कि 2011 में जनगणना की गई थी, यह भारत के ओवरऑल 15वें नंबर की जनगणना रही है और स्वतंत्र भारत की यह 7वें नंबर की जनगणना थी। जनगणना जनरली 10 इयर्स के अंतराल में की जाती है, तो इस हिसाब से 2021 में होनी थी, बट कोविड-19 की वजह से इसके आंकड़े डिले हो गए हैं। अब देखते हैं कि अपने सामने जो नए आंकड़े हैं वह कब तक आते हैं। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, बताएंगे क्या हो जाएगा।
पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए आप लोग जब करंट अफेयर पढ़ते हैं और किसी वजह से कोई क्षेत्र, किसी पशु पक्षी की वजह से कोई नेशनल पार्क, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य न्यूज में रहता है, तो तब उसके बारे में याद क्या करो कि वह कौन से राज्य में है। चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, असम राज्य में है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो कि नेशनल पार्क है वह भी असम राज्य में ही है। ठीक है, जो कि रायमोना और देहिंग पटकाई, यहाँ के 2 नए नेशनल पार्क बने हैं असम राज्य के। देन नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट में क्या शामिल है, बताइए। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट में क्या शामिल है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से आपको बताना है जल्दी से। क्या अपना भाई आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। भारत में सबसे बड़ा जो कि नेशनल वाटरवे है वह कौन सा है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वह 1620 किलोमीटर की लंबाई है। इसे ओपन कब किया गया था, तो इसे 27 अक्टूबर 1986 में इसे ओपन किया गया था। और यह गंगा भागीरथी हुगली नदी का जो कि हल्दिया से इलाहाबाद वाला खंड है, यह आपका जाना जाता है। याद रखना, यह भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटर वे है, 1620 लंबाई के साथ में। ठीक है, देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई एक तरफ आप लोगों को कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको उनके लेखकों के नाम दिए हैं। मैचिंग आपको यहाँ दी गई है, आपको बताना है कि भाई कौन सा किससे यहाँ पर संबंधित है। आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताना है। सी राइट, अच्छा हैप्पी डिसेंट, ओके, पूनम, भानु, योगिता, बेस्ट क्लास में डेली आया करो। कुछ का तो होता है दर्शन देने हैं और गायब हो जाना है क्लास से। रिजवान, ओके, चलिए क्वेश्चन का आंसर करो रिजवान। चलिए भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा, प्रीशियस, ओके, सादिया, वो दूसरे नंबर का है, सेकंड लॉन्गेस्ट है, डिब्रू सादिया वाला। चले देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। तो बंच ऑफ ऑड लेटर्स है यह, और इसकी बात करते हैं तो यह जवाहरलाल नेहरू की बुक है, फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला जो है यह फर्स्ट वाले के साथ में जाएगा। ब्रोकन विंग की बात करते हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, इंडियन होम रूल, इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये इन्हीं की ही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो सी जो है आपका इंडियन होम रूल की बात करते हैं तो यह M.K. गांधी की बुक है। आपको वन लाइनर सही दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट, जिसमें कि आपका क्या आंसर यहाँ पे रहेगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि सीधा सीधा आपको मैचिंग दी गई है, तो अपना ए ऑप्शन आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, संगठन का नाम बताना है, क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो एक्चुअली आपसे पक्षपात करती हूँ ना मैं, तो इसलिए नहीं लेती हूँ। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। क्लास में नाम लेने के लिए ही आते हो क्या, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं आते हो क्या। मैम मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। चलिए सरोहा, आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से भी, क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। मेरा नाम नहीं लेती हूँ, देखते हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय रोम में है, इसे दिया गया था। 2021 की बात करते हैं, 2021 में किसे दिया गया था, तो मारिया रेसा एंड दिमित्री को दिया गया, दिमित्री। ठीक है, और अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में 3 को दिया गया है, जिसमें से 2 एनजीओ हैं, 2 एनजीओ हैं, जो कि एक तो है सिविल सेंटर। ठीक है, क्या है, सिविल सेंटर है, एक है मेमोरियल, और एक व्यक्ति है जिनको दिया गया है। इस बार 3 लोगों को पीस के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस तीसरे व्यक्ति का नाम बता दो कौन है। चलिए आंसर करो, क्या हो जाएगा,
देखो एग्जाम में मैं तो पढ़ा दूंगी बट आपको याद करने से काम चलेगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ऑफिस से पढ़ा रहे हैं, ऑफिस से, नोएडा ऑफिस से। ठीक है, जल्दी से बताओ। अलायंस बिल्कुल सही। एलिस, चलिए। वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसे दिया गया है? शांति के लिए 3 को दिया गया है, तीसरा व्यक्ति कौन है? बाकी शांति के लिए जो कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते, चैलेंज की नहीं है शाना। टाइम्स ऑफ मैगजीन की मैगजीन के फ्रंट पेज पर इनकी फोटो लगी है, जेलेंस्की की, यूक्रेन के राष्ट्रपति की। मैंने आपसे पूछा है कि थर्ड व्यक्ति कौन है वह। अब आप लोग ना इसके इर्द गिर्द की सारी चीजें बता दोगे लेकिन जो आंसर है ना वही नहीं बताओगे। सचिन बहुत बढ़िया। एलेस ब्लास्की, जेलेंस्की नहीं है, ब्लास्की, बहुत सही। उनका नाम है एलेंस ब्लांस्की करके इनका नाम है। और ये व्यक्ति थे इस बार जिनको की दिया गया है। बाकी के 2 कुछ एनजीओ है, सेंटर्स हैं जिनको की शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाकी शांति के लिए जो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सिर्फ ये एक नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, यहाँ पर दिया जाता है। बाकी सभी जो नोबेल पुरस्कार हैं वह स्वीडन की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट याद किया करो भाई, पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग फिर भी याद नहीं करते हो। शांति के लिए तो अक्सर पूछा जाता है ना नोबेल पुरस्कार। एलेंस ब्लांस्की नाम है, जेलेंस्की नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ब्लांस्की, अभी सही बताया शान। चलिए नेक्स्ट है कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, बताएंगे। रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह किस प्रकार का हत्था है, रावण हत्था। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे। चलिए आंसर कीजिएगा भाई, क्या अपना आंसर रहेगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो वाद्य यंत्र है ना, इसको रावण हत्था कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये रावण के रथ को तो नहीं बोल रहे हैं कि कौन से, हमने कभी देखा नहीं है रावण को बजाते हुए, तो रावण का हत्था कौन सा था, है ना। यह जो वाद्य यंत्र है ना, ये वाला ही मुझे लग रहा है। वो जो गाना है ऊर्जा काले कामा तेरे, वो भी कुछ इस तरह का ही था। तो ये जो वाद्य यंत्र है ना भाई, इसको रावण हत्था के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जो इसका हत्था होता है बजाने वाला, इसे तंत यानी कि स्ट्रिंग कहा जाता है। तंत यानी कि स्ट्रिंग इसे कहा जाता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया है आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हींग किस से प्राप्त होता है? एक जनरल सा क्वेश्चन है। रावण हत्या, शिल्पी, रावण हत्या भी पढ़ लिया था अच्छा आप लोगों ने। चले क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कि हींग किस से प्राप्त होता है? तने से, जड़ों के रिसाव से, फलों से कि पत्तियों से प्राप्त होता है हींग? बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा यहाँ पे। किससे प्राप्त होता है हींग? जनरली हम लोग अपना सब्जी में, खान पान में यूज करते हैं हींग का, और यह है, याद रखना, जड़ों के रिसाव से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना सही आंसर भाई हमारा यहाँ पे जाएगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा। अब हमारे कम ही क्वेश्चंस बाकी हैं भाई अपने, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, हो जाएंगे टाइम पर। चलिए, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क जो कि ओपन किया था, यह किस स्थान पर शुरू किया था? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, किस स्थान पर भाई यह शुरू किया था? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा फटाफट से। जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भाई, कहां पर यह स्थापित किया गया था? फटाफट से। फणिधर, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, फणिधर में स्थापित किया गया था। और किस राज्य में, स्टेट का नाम। भारत का यह सबसे पहला मेगा फूड था जो कि भाई स्थापित किया गया था
आपको यह बताना है कि यह कहां पर स्थापित किया गया था। जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कहां पर यह स्थापित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से, कौन सा देश है जो कि दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, बताएंगे। भारत में दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो कि राज्य है यह है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो दालों के उत्पादन में भारत सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आंसर करके बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। चलिए, फणीधर गुजरात में है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था और आपने उसका आंसर नहीं किया, क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात में स्थापित किया गया है, आंसर याद रखिएगा। चलिए देन नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। एक तरफ आप लोगों को देश के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको राजधानी के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको ये देख करके बताना है कि भाई कौन सा सही तरह से सम्मिलित वाला ऑप्शन नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा, फटाफट से क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, क्या भाई अपना आंसर रहेगा, सम्मिलित नहीं है। एंटीगुआ और बाराबुडा, सेंट जॉर्ज डोमिनिका, सेंट डोमिगो या अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर और बहामास नसाउ। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से बताएंगे जल्दी से, क्या भी अपना आंसर जो कि है यह हमारा यहाँ पे रहेगा। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। चलिए जी रिशु 20 मिनट तक एलपी बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन में हमारा जो कि आंसर है भाई यह अपना क्या जाएगा, निम्न में से कौन सी राजधानी है जो कि आप लोगों को सही तरह से सम्मिलित यहाँ पर नहीं दी गई है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएंगे। बहामास की जो राजधानी है वह नसाउ ही है, ठीक है, बहामास की जो कि राजधानी है वह आपकी नसाउ ही है। ले लिया। अल सल्वाडोर की बात करते हैं तो सैन सल्वाडोर इसकी राजधानी है, ठीक है, याद रखना। और एंटीगुआ और बारबुडा, इसमें जो कि आपको डोमिनिका दिया गया है, डोमिनिका की भी जो राजधानी है यह आप लोगों को बिल्कुल सही दी गई है। एंटीगुआ एंड बारबुडा की बात करते हैं तो सेंट जोस इसकी राजधानी है, इसमें आपको चारों ही सही दिए गए हैं, डोमिनिका, सेंट जोन्स, ठीक है, इसमें ना आपके चारों के चारों ही सही है। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ही आपको बेनिफिट टू ऑल दिया गया है, पूछा है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। आंसर करेंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, ए भी सही था, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे जी बिल्कुल राजा, उसमें आपके चारों के चारों ही सही दिए गए हैं, यानी कि बेनिफिट टू ऑल वाली चीजें हैं। चलिए देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, क्या हमारा आंसर यहाँ पे अपना जाएगा, बताएंगे। फटाफट से क्या भी अपना जो आंसर है यह हमारा यहाँ पे जाएगा, बताएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे, हिंद महासागर के सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो यह है मेडागास्कर, जो कि ओवरऑल यानी कि विश्व में यह है 4th नंबर का, विश्व में यह 4th नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड,
कहां पर है, ग्रीनलैंड है। और मेडागास्कर की बात करते हैं तो यह है साउथ अफ्रीका का प्रशासनिक अधिकार है यहाँ पर, मेडागास्कर पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेडागास्कर भी अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। निम्नलिखित में से कौन चंदेल वंश का संस्थापक था, ये आपको बताना है। आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन चंदेल वंश का संस्थापक रहा है। रिजवान बिल्कुल सही। चलिए आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन सा निम्न में से शासक रहा है जो कि चंदेल वंश का संस्थापक यहाँ पर रहा है। फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चले, यदि हम चंदेल शासकों की बात करते हैं तो 8 से 12वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने शासन किया है, जो कि इन्होंने मध्य भारत में यमुना नदी से नर्मदा नदी के मध्य का जो एरिया रहा है वहां पर इन्होंने अपना शासन किया है। और इनकी बात करते हैं तो नन्नुक जो कि है वह चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में यहाँ पर जाने है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो कि है भाई यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, ठीक है, याद रखेंगे। और अंतिम शासक की बात करें ना तो याद रखना वीरावर्मन सेकंड अंतिम शासक रहा है चंदेल वंश शासन का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं तो देश के यह 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि 2002 से लेकर के 2007 तक यह देश के राष्ट्रपति रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। साथ ही विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसके बारे में काफी बार आप लोगों से पूछा जाता है। चलिए आंसर करके बताएंगे जल्दी से कि भाई इन्हें किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1997 में, जिस वर्ष में अरुणा आसफ अली को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो कि है भाई यह मनाया जाता है। चलिए, मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करूं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने कल ही क्वेश्चन कराया था क्लास में आप लोगों को। यदि मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करूं तो भाई यह कब मनाया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। यह कब मनाया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से। नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल BR ओके। चलिए, किस दिन, 29 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, जो कि भाई 29 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 29 जून को यह मनाया जाता है। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक रक्षा सेवा परीक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई है, बताइए। फटाफट से क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा। 29, जी बिल्कुल हुडा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। बस कुछ ही क्वेश्चंस बाकी हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1905 में इसकी स्थापना भाई यहाँ पर की गई है। नवंबर 2022 में सरकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर VG सोमानी का कार्यकाल डैश तक बढ़ा दिया था। कितने समय के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2022 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया था और अब इनके कार्यकाल को और कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो 3 महीने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में
नए व्यक्ति के इस पद पर नियुक्ति की जाएगी। तो अभी यही अपने पद पर बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के देश में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। ये आपको बताना है। करंट का क्वेश्चन है, टारगेट बेस ईयर का नाम आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। एक तो आप जल्दी से फटाफट से सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने कि अभी तक लाइक नहीं किया है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को जरा बता देती हूं कि आप लोगों को YouTube चैनल पर जाना है और एग्जामपुर चैनल पर आप लोग क्लास को जब यहाँ पर ज्वाइन करोगे, है ना, एग्जामपुर चैनल में भाई जब आप जाकर के अपनी क्लास को यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को यहाँ पर दिया गया, देखो हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को ये ना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सोनम मैम की क्लास के लिए डाउनलोड करें यहाँ पे, तो फिर यहाँ से आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर कल 9 जनवरी है ना, और सुबह 11 बजे आप सभी को जुड़ना है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी के सभी जाकर के लाइक करोगे। हम कहाँ गए, ये तो भाई जाकर के सभी लाइक करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। 9 जनवरी हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर आप सभी को 11 बजे सेशन से जुड़ना है। पीडीएफ के लिए बता चुकी हूं कि डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के लिए आप लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, वहां से आप लोग जल्दी यानी कि डायरेक्ट ही टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास को यहां तक रखते हैं। कल सेम टाइम जैसे कि एग्जामपुर चैनल पर अपनी सुबह 10 बजे क्लास चल रही है और हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर सुबह 11 बजे अपनी क्लास, 11 बजे बल्कि कल आपका इवेंट है दिव्य, तो आप सभी टाइम से क्लास में जुड़ जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह पर। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई को बनाए रखिए। हम लोग सैटरडे की संडे को भी अपनी मैराथन क्लास रखेंगे और फिर मैराथन क्लास करेंगे। आज की क्लास कैसी रही आपको बताना है और ऑफलाइन इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है याद से सभी के सभी को। मैं देखूंगी कि किस किस ने क्वेश्चन का आंसर किया है। वैसे तो आप लोग करते नहीं हो, इतनी भी सर्दी नहीं है कि ऑफलाइन एक क्वेश्चन का आंसर करने में आप लोगों के हाथ दर्द करने लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं अपने समय पर, तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।